नमस्कार। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणितीय विश्लेषण देख रहे थे और हमने 3 सूत्र ज्ञात कर लिए थे। परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग की कला और परिणामी तरंग की तीव्रता। समीकरण 6 से r = √a² + a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। प्रारंभिक कला ये रही समीकरण 7 से, और समीकरण 11 से हमें परिणामी तरंग की तीव्रता I = I1 + I2 + 2 √I1 √I2 cos phi ये प्राप्त। अब हम यहाँ तीनों में ही देख रहे हैं फाई 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 आ रहा है, और ये क्या है? प्रारंभिक कला है, दो तरंगों के मध्य की प्रारंभिक कला। इस कला के ऊपर ही सारा व्यतिकरण का खेल डिपेंड करता है। स्थिति फर्स्ट, इस कला कोण के अलग अलग मान होंगे, कलांतर होगा, तो उस हिसाब से संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां कैसे उत्पन्न होती हैं उसे हम सबसे पहला स्थिति फर्स्ट में संपोषी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब कलांतर कितना हो? फाई = 2n पाई, जहां n का मान 0 1 2 3 हो, यानी पाई का समगुणज। ठीक, जब n का मान 0 1 2 3 रखेंगे तो फाई का मान आएगा 0 2 पाई 4 पाई। ठीक है, और यहां से हम देख रहे हैं कलांतर 0 2 पाई 4 पाई, ये क्या है? पूर्ण चक्र है। 0 360 डिग्री, 720 डिग्री, ठीक है, 1080 डिग्री, तो ये सब क्या है? पूर्ण चक्र है। पूर्ण चक्र होने पर ऐसी स्थिति में जब कोण का मान 0 2 पाई 4 पाई हो तो cos फाई का मान कितना होगा? 1 होगा। चाहे फाई का मान 0 रखो, चाहे 2 पाई रखो, चाहे 4 पाई रखो, cos का मान हमेशा 1 होगा। और साइन फाई का मान हमेशा 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0, साइन 2 पाई 0, साइन 4 पाई 0। ये टेबल आप छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, नवीं 10वीं क्लास में, साइन और कॉस के मान जो हैं अलग अलग कोणों पर। तो जब हम कॉस फाई का मान ज्ञात कर लिया और साइन फाई का मान ज्ञात कर लिया, तो परिणामी तरंग का आयाम r समीकरण 6 से देखेंगे, √a1² + a2² + 2a1 a2, और कॉस फाई कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर cos फाई 1 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये अंदर क्या बन रहा है? कि स्क्वायर बन रहा है, वर्ग बन रहा है। a1 और a2 के योग का वर्ग बन रहा है, a1 + a2 का वर्ग अंदर जो बन रहा है, और बाहर क्या है? वर्गमूल है। तो वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो r कितना आ जाएगा? a1 + a2, पहली तरंग का आयाम दूसरी तरंग के आयाम का योग। और ऐसी स्थिति में परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? अधिकतम, मैक्सिमम, अधिकतम आयाम प्राप्त होगा। चमकीला क्षेत्र होगा। यहाँ पर हमें कैसा क्षेत्र मिलेगा? चमकीला। और इस स्थिति को हम कहेंगे संपोषी व्यतिकरण। हमने व्यतिकरण की परिभाषा में देखा था, कुछ स्थानों पर तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। तो जहाँ पर अधिकतम तीव्रता हमें प्राप्त होगी, चमकीला क्षेत्र हमें प्राप्त होगा, वो संपोषी व्यतिकरण वहाँ पर हो रहा है। जब आयाम अधिकतम है तो कला, समीकरण 7 से थीटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन फाई आ रहा है ऊपर और cos फाई आ रहा है नीचे, और साइन फाई का मान कितना है संपोषी व्यतिकरण में? 0। तो यहाँ पर ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर राशि है वो 0 हो जाएगी। तो थीटा = tan 1 0, और tan 1 0 का मान कितना होता है? 0, यानी कला कितनी होगी? 0 होगी। और तीव्रता कितनी होगी? अधिकतम होगी। तीव्रता का सूत्र ये रहा, I1 + I2, cos फाई का मान 1 हो गया। तो ये भी क्या बन रहा है? √I1 + √I2 का होल स्क्वायर बन रहा है। अधिकतम तीव्रता, ये अधिकतम तीव्रता है I max। ये कैसी तीव्रता है? अधिकतम है, I मैक्सिमम। तो संपोषी व्यतिकरण में आयाम और तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती हैं। देखिए इस स्थिति में क्या हो रहा है? दोनों तरंगों के आयाम जुड़ रहे हैं। परिणामी आयाम में क्या हो रहा है? दोनों तरंगों के आयाम जुड़ रहे हैं। तो इसका यदि हम ग्राफीय निरूपण देखें, संपोषी व्यतिकरण का ग्राफीय निरूपण अगर हम देखें तो कैसा होगा? देखिए यहाँ पर हम 2 तरंगें बनाएंगे। एक तरंग मैंने बनाई, ये रही, ठीक, ये 0 है। यहाँ पर ये समय के सापेक्ष तरंग आगे बढ़ रही है। पूरा चक्र कहाँ पर हो रहा है? यहाँ से चल रही है तरंग और यहाँ पर, ये पूरा एक चक्र है।
तो इसको हम 4 टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं। ये पूरा एक आवर्तकाल है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, पूरा एक आवर्तकाल है ना। ये पूरा एक चक्र है तरंग का। तो इसको हम 4 टुकड़ों में बांट रहे हैं। आवर्तकाल का 1/4 हिस्सा t/4, ये आवर्तकाल का आधा हिस्सा t/2, ये आवर्तकाल का 3/4 हिस्सा 3t/4 और ये आवर्तकाल का पूरा हिस्सा t। 4 टुकड़ों में बांट लिया। ये पहली तरंग है, मान लिया हमने। ये कौन सी तरंग है, ये पहली तरंग है। ये कौन सी तरंग है, पहली तरंग y1, इसको मैंने y1 लिख दिया। दूसरी तरंग, अच्छा ये पहली तरंग है तो इसका आयाम, ये आयाम हो गया a1, ये आयाम मैंने मान लिया a1, ठीक है। ये पहली तरंग हो गई। अब दूसरी तरंग लेते हैं। दूसरी तरंग को मैं डॉट डॉट से दिखा देता हूँ। देखो आवृत्ति समान है, थोड़ा सा आयाम इसका ज़्यादा है, लगभग बराबर है, थोड़ा सा ज़्यादा माना है ताकि डिफरेंस दिखे चित्र के अंदर। तो ये डॉट डॉट वाली जो तरंग है इसको मैं कह रहा हूँ, ये कौन सी है, y2 है। डॉट डॉट वाली जो तरंग है y2 है, ठीक है। तो ये जो डॉट डॉट वाली तरंग है y2, इसका आयाम ये डॉट वाला, इसको हम समय रेखा से मिलाएंगे तो ये ऊपर वाली डॉट कितना है, a2 है, ठीक है। तो दो तरंगें हो गई y1 और y2, और समपोषी व्यतिकरण हम पढ़ रहे हैं। तो परिणामी तरंग क्या होगी, जिसका आयाम इन दोनों तरंगों के आयाम से ज़्यादा होगा। जुड़ जाएंगे ये दोनों आयाम, जुड़ जाएंगे। R मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2, यही तो है। ये ऊंची वाली जो तरंग है, ये वाली ऊंची वाली, ठीक है। तो ऊंची वाली तरंग का आयाम को हम कैसे लिखेंगे, ये रहा। ऊंची वाली तरंग का आयाम कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2, ये आयाम हो जाएगा। और ये परिणामी तरंग है हमारी तीसरी बड़ी वाली y, ठीक है। तो ये समपोषी व्यतिकरण का ग्राफ है। दोनों तरंगों के आयाम जुड़ गए हैं, जुड़कर हमें अधिकतम आयाम और अधिकतम तीव्रता यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर सूत्र आ रहा है R मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2। दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान है, बिल्कुल समान नहीं है, ठीक है। यदि हम कहें दोनों तरंगों के आयाम समान हैं, a1 और a2 दोनों बराबर हैं, और किसके बराबर है, वो a के बराबर है, दोनों के आयाम समान है। तो आयाम, परिणामी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा, R मैक्सिमम इज इक्वल टू a1 प्लस a2। तो a1 का मान भी a है और a2 का मान भी a है, तो R मैक्सिमम हो गया 2a डबल, कितना हो गया, डबल। और यहाँ पर हम देखेंगे जब आयाम बराबर हैं तो तीव्रता भी बराबर होंगी। तीव्रता बराबर होंगी तो I1 बराबर I2 को मैंने I मान लिया। I1 बराबर I2 को मैंने कितना मान लिया, I मान लिया। तो समपोषी व्यतिकरण में जो अधिकतम तीव्रता है कितनी मिलेगी, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर है। रूट I1 कितना हो गया, रूट I, क्योंकि I1 का मान I के बराबर है, प्लस रूट I2 का मान भी I हो गया, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा, रूट I प्लस रूट I, 2 रूट I का होल स्क्वायर। और यहाँ क्या देख रहे हैं हम, 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट I का वर्ग I। तो हमें अधिकतम तीव्रता कितनी प्राप्त हो रही है, 4 गुनी। देखिए आप इसको समझिए, समपोषी व्यतिकरण में यदि हम दोनों तरंगों के आयामों जो लगभग समान थे उनको हम समान मान रहे हैं कि दोनों तरंगों के आयाम बिल्कुल समान है, a1 बराबर a2 बराबर a है, तो हमें क्या मिल रहा है, परिणामी तरंग का आयाम दुगुना मिल रहा है, 2a। तो कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे कि परिणामी तरंग का आयाम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और तीव्रता की बात करें, जब आयाम बराबर है तो तीव्रता बराबर होंगी दोनों तरंगों की, I1 बराबर I2 बराबर I। तो इस सूत्र में हम रखेंगे, इस वाले में I मैक्सिमम में, इस सूत्र के अंदर जब मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, I मैक्सिमम इज इक्वल टू 4I, यानी तीव्रता 4 गुनी और आयाम 2 गुना। ये सीधा सा निष्कर्ष निकल के यहाँ पर आता है, समपोषी व्यतिकरण में यदि दोनों तरंगों के आयाम बराबर हैं तो परिणामी तरंग का आयाम दुगना और परिणामी तरंग की तीव्रता 4 गुनी प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये समपोषी व्यतिकरण की स्थिति है, स्थिति फर्स्ट। अब हम स्थिति सेकंड देखेंगे, विनाशी व्यतिकरण।
विनाशी व्यतिकरण देखेंगे स्थिति सेकंड में। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, कब होता है, जब फाई का मान, कलांतर का मान कितना हो 2n+1 पाई, जहाँ पर n का मान कितना है 0 1 2 ... ठीक है, रखेंगे तो फाई का मान कितना प्राप्त होगा, पाई 3 पाई 5 पाई इस तरह से प्राप्त होगा। विषम गुणज, पाई के विषम गुणज, उसमें सम गुणज इसमें विषम। तो हमें पता है कॉस फाई और साइन फाई दोनों के मान निकालने। कॉस फाई कितना होगा, देखो सबसे पहला ही ले लो, पाई ले लो, फाई की जगह कितना रखना है पाई। कॉस पाई कितना होता है, कॉस 180 डिग्री -1 होता है, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है। ठीक है, चाहे अब पाई रखो आप मान, 3 पाई रखो, चाहे 5 पाई रखो, चाहे 7 पाई रखो, कुछ भी रख लो, यही मान मिलेंगे हमेशा। ठीक है, ये मान आपको निकालने बहुत अच्छे से आते हैं। जब साइन फाई और कॉस फाई के मान मैंने ज्ञात कर लिए तो समीकरण 6, 7 और 11 में हम रख देंगे उसको। तो समीकरण 6 से परिणामी तरंग का आयाम देखिए r कितना होगा, √a1² + a2² + 2a1 और cos फाई कितना हो गया -1, तो ये प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। ये अंतर देखो कितना बड़ा अंतर है, संपोसी में यहाँ प्लस आ रहा था और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस आ गया। तो यहाँ पर हम देखो क्या बन रहा है, a1² + a2² - 2a1 यानी क्या बन रहा है, √a1 - a2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल बन रहा है। ठीक है, और वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे को काट देंगे तो r कितना मिल जाएगा, a1 - a2। अरे दोनों के आयाम तो घट गए, दोनों आयाम घट रहे हैं, उसमें जुड़ रहे थे और इसमें क्या हो रहा है, घट रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम विनाशी व्यतिकरण है। तीव्र आयाम घट गया, कम हो गए। ठीक है, और हमें क्या है, आयाम का मान मिनिमम प्राप्त होता है, मिनिमम। ये स्थिति मिनिमम की स्थिति है। ठीक है, और यदि दोनों आयाम बराबर होंगे तो परिणामी आयाम तो 0 मिलेगा, बिल्कुल अंधेरा मिलेगा। पर्दे पर कैसा मिलेगा, उस स्थान पर बिल्कुल अंधेरा। और इस स्थिति में अगर हम कला कोण का मान देखें, थीटा कितना हो जाएगा, tan 1 a2 sin फाई, साइन फाई ऊपर है और साइन फाई का मान 0 है, तो कला भी कितनी हो जाएगी, 0। समीकरण 7 से। और समीकरण 11 से देखें तो तीव्रता I देखिए कितनी होगी, I1 + I2 + 2 √I1 √I2 और cos फाई का मान कितना है, -1 है, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे तीव्रता भी घट गई, तो हम क्या लिखेंगे, या I = √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। और ये देख रहे हैं हम कि तीव्रता कैसी घट रही है, माइनस आ रहा है, तो मिनिमम तीव्रता प्राप्त होगी। हमें कैसी मिलेगी, न्यूनतम, मिनिमम तीव्रता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आयाम भी माइनस आ रहा है और तीव्रता में भी माइनस का चिन्ह बीच में आ रहा है। ठीक है, अब देखें यदि दोनों तरंगों के आयाम समान हों, उसी स्थिति में a1 a2 a के बराबर है, तो अब r मैक्सिमम कितना हो जाएगा, r मिनिमम हो जाएगा, कम से कम, न्यूनतम। ठीक है, a1 - a2 है, दोनों आयाम समान है, तो r मिनिमम कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। और तीव्रता, जब आयाम समान है तो तीव्रता भी समान होंगी दोनों तरंगों की, I1 = I2 = I के होगा, इसलिए I मैक्सिमम, अब I मैक्सिमम की जगह कितना हो जाएगा, I मिनिमम कितना हो जाएगा, √I1 √I, √I2 √I, और बीच में आएगा माइनस का चिन्ह, और माइनस का चिन्ह आते ही पूरा डब्बा गोल, और तीव्रता कितनी हो गई, 0 प्राप्त होगी। यदि दोनों तरंगों के आयाम और तीव्रता लगभग समान हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो परिणामी आयाम भी 0 और परिणामी तीव्रता भी 0 मिलेगी, बिल्कुल अंधेरा मिलेगा वहाँ पर पर्दे पर। तो ये विनाशी व्यतिकरण है, विनाश हो गया दोनों तरंगों का, खत्म हो गई, इसीलिए तो अंधेरा मिल रहा है वहाँ पर, 0 0 आ रहा है दोनों। और इसको यदि हम ग्राफ के रूप में देखें तो कैसा ग्राफ मिलेगा, देखते हैं। देखिए दोनों के मध्य कितना कलांतर है, पाई का है, 180 डिग्री का है। एक का श्रृंग आ रहा है तो दूसरे का क्या आ रहा है, वहाँ पर गर्त आ रहा है।
क्योंकि दोनों के मध्य प्रारंभिक कलांतर कितना है, पाई, 180 डिग्री का कलांतर है। देखिए ये 0 है। पहली तरंग को मैंने बनाया इस तरह से, ये पहली तरंग हो गई y1, इसका आयाम हो गया a1, ठीक है, ये पहली तरंग है। और दूसरी तरंग, इसका यहाँ सरंग आ रहा है तो इसका क्या आएगा, गर्त आएगा, गर्त। देखिए गर्त, क्यों आएगा गर्त, इसलिए आएगा क्योंकि 180 डिग्री का कलांतर है। कितना कलांतर है, 180 डिग्री का है, उल्टा हो गया ना 180 में, इसलिए इसको हम डैश डैश से दिखा देते हैं। चलो वैसे ही देख लेते हैं। ये नीचे वाली जो तरंग है ये कैसी है, दूसरी तरंग है जिसका आयाम कितना है, a2 है। कितना है, a2 है, ठीक। ये ऊपर वाली तरंग, ये नीचे वाली, पहली तरंग, और नीचे वाली तरंग कौन सी है, नीचे वाली तरंग ये वाली, ये दूसरी तरंग है। देखो ये उल्टी क्यों बनाई है, क्योंकि इनके मध्य जो प्रारंभिक कलांतर कितना है, पाई का है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। हमने शुरू में देखा है विनाशी व्यतिकरण की शर्त है, फाई का मान कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से होगा। तो पाई का मतलब कितना है, 180 डिग्री, यानी आधा चक्र आगे या पीछे है, वो आधा साइकिल आगे या पीछे, जब भी तो इसके सरंग के सामने इसका क्या आ रहा है, गर्त आ रहा है। तो परिणामी तरंग कहाँ मिलेगी, बिल्कुल ऐसी मिलेगी, उसका जो आयाम होगा बिल्कुल कम से कम होगा, अगर इनके आयाम में थोड़ा सा भी फर्क है तो। और बराबर है तो बिल्कुल 0 मिलेगा, बराबर है तो सीधी लाइन मिलेगी, अंधेरा मिलेगा बिल्कुल। लेकिन अगर a1 और a2 में थोड़ा सा भी फर्क है तो परिणामी तरंग कैसी मिलेगी, a1 माइनस a2, ये छोटी वाली। गहरी कर देता हूँ इसको मैं चित्र में, इसको मैंने गहरा कर दिया, ठीक है। तो ये बीच वाली छोटी सी जो है गहरी गहरी, गहरी वाली जो है ये है परिणामी तरंग, ये तो y1 है, और ये छोटी वाली जो है ये है y, ठीक है। परिणामी तरंग का आयाम है ये छोटी वाली तरंग का, ठीक है। t/2, यहाँ पर t, ठीक। ये समय, ये कौन सी अक्ष है, समय अक्ष है, t। तो ये विनाशी व्यतिकरण को जो है हमने तरंग के रूप में, इसको ग्राफ के रूप में दिखाया है, इस तरह से होगा। अगले टॉपिक में हम स्थिति 3 पढ़ेंगे, जिसमें दोनों तरंगों के आयाम यदि समान हो तो इनके सूत्र क्या क्या होंगे, समीकरण 6, 7 और 11 से। धन्यवाद।